Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 10th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 10 मई 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है चैड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, द नागरा, द्राविड़ा एंड वेसरा, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए, 3 मेन रेशियल ग्रुप्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, या ऑप्शन नंबर बी, 3 मेन लिंग्विस्टिक डिविजन्स हैं जिसके अंदर जो इंडिया की लैंग्वेजेस हैं उनको क्लासीफाई किया जा सकता है, या ऑप्शन नंबर सी, 3 मेन स्टाइल्स हैं इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के, या ऑप्शन नंबर डी, 3 मेन म्यूजिकल घरन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में। तो बताओ इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क वगैरह जो भी करना है कर लेना। एक रेलिवेंट टॉपिक है जो कि हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी पब्लिश हुआ है, प्लस सभी जो इंपॉर्टेंट अखबार हैं, चाहे आपका इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे आपका लाइव मिनट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी जगह पर इस आर्टिकल को कवर किया गया है। हुआ यह है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 हो चुकी है रिलीज, और इस रिपोर्ट के अंदर में साल 2022 के डेटा को कवर किया गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2022 में इंडिया ने $111 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर रिसीव किए हैं, और ये सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया आज के समय पर पूरे दुनिया में पहला देश बन चुका है जिसने $100 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव क्रॉस किया है साल 2022 में। अब ये रेमिटेंसेस क्या होते हैं, ये पूरा सिचुएशन क्या है, इसको काफ़ी डिटेल से जानेंगे। और मैं आपको पहले ये जो टर्म है रेमिटेंस, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। ये क्लियर होगा तो आराम से पूरा डेटा आपको समझ में आएगा। ये रेमिटेंसेस होते क्या हैं दोस्तों? अब आपको पता है कई सारे लोग इंडिया से बाहर विदेशों में जाते हैं काम करने के लिए, स्पेशली अरब कंट्रीज़ के अंदर में सबसे ज़्यादा इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और अरब कंट्रीज़ में भी जो आपका जीसीसी है, यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, पता है ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कितने कंट्रीज़ हैं? आपका यूएई है, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज आती हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। और इन देशों में भी बहुत ज़्यादा इंडियंस जाते हैं काम करने के लिए। अब वो काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, और अर्न करने के बाद में अपने देश भेजते हैं, अपने परिवार को भेजते हैं या नहीं भेजते? बिल्कुल भेजते हैं। उसी पैसे को हम रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर वापस से इंडिया में आया। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हो, ये जो अमाउंट आ रहा है, ये जो पैसा वहाँ से आ रहा है, ये जो रिसीव कर रही हैं यहाँ पर जो फैमिलीज़ हैं, है ना, तो वो बेसिकली रेमिटेंसेस के तौर पर देखा जाता है। और इस रेमिटेंस से आप कह सकते हो पॉवर्टी कम की जा सकती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं, एजुकेशन को सपोर्ट मिलता है, हेल्थ केयर को सपोर्ट मिलता है, ओवरऑल इकोनॉमिकल एक्टिविटी यहाँ पर इंप्रूव होती है, क्योंकि ओवरऑल वो जो पैसा है वो इंडियन इकोनॉमी में एंटर कर रहा है। समझ गए? क्लियर हो गया दोस्तों? तो रेमिटेंस क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब रिपोर्ट बताती है साल 2022 में सबसे ज़्यादा इस प्रकार से पैसा रिसीव करने वाला देश कौन सा है? इंडिया। और इंडिया पहला देश ऐसा बन चुका है जिसने $100 बिलियन का ये रेमिटेंस क्रॉस कर लिया है, और $111 बिलियन अमाउंट ये रिसीव किया गया है साल 2022 में। इंडिया के बाद कोई आसपास देश है तो वो है मैक्सिको, लेकिन अगर आप अमाउंट का डिफरेंस देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है। मैक्सिको के अंदर में $61.1 बिलियन का रेमिटेंस रिसीव हुआ है। देन थर्ड पर है चाइना, जहाँ पर $51 बिलियन, फिलीपींस 38.05, फ्रांस $30.04 बिलियन। तो ये है, इंडिया अभी भी इसमें सबसे ज़्यादा आगे है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कई भी सारे जो वनडे एग्जामिनेशन है वहाँ पे पूछ लिया जाता है। ये
सब डेटा कौन लेकर आता है? ये रिपोर्ट लेकर आती है, ध्यान रखना है। और ये यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे मैंने बोला, इंडिया के जो ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे अरब कंट्रीज़ में। अरब कंट्रीज़ में यानी कि सबसे ज़्यादा यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पर यह भी देखना होगा, चलो इंडिया की तो बात कर ली, पाकिस्तान और बांग्लादेश कहाँ पर हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है और बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। यानी यहाँ से भी कई सारे लोग जाते हैं, काम करते हैं, उनको भी रेमिटेंस रिसीव होता है। तो पाकिस्तान में लगभग $30 बिलियन का अमाउंट रिसीव हुआ है, बांग्लादेश में $21.5 बिलियन का अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों अगर हम इसी डेटा को थोड़ा सा कंपेयर करें अपने पास्ट से, यानी 2015 से अभी 2022 तक डेटा देखोगे तो ये लगभग डबल हो चुका है। ये जो रिपोर्ट है इसका कहना यह है कि पहली बार $100 बिलियन का मार्क क्रॉस हुआ, लेकिन इसी डेटा को अगर हम 2010 में देखेंगे तो 2010 में हमारे देश को केवल $53 बिलियन का जो अमाउंट है वो रिसीव हुआ था एज आ रेमिटेंस। और फिर ये बढ़ते बढ़ते 2015 में $68 बिलियन हो गया, फिर 2020 में $83 बिलियन हो गया। नाउ फाइनली 2022 में $111 बिलियन यहाँ पर ये जाकर पहुंच चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट कुछ और सेशन के ऊपर में। जैसे मैंने आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बताया ना, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। एक बार यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में। अब बात आती है आखिरकार कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे जो रेमिटेंस फ्लो हो रहा है इंडिया में वो अफेक्ट होता है। तो जो टॉप सोर्सेस हैं रेमिटेंसेस के इंडिया में, अगर आप उनको देखोगे तो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इंडियन माइग्रेंट्स हैं। लेकिन दोस्तों वो हाई स्किल्ड वाले प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर में प्रेजेंट हैं। तो 36% जो इंडियन रेमिटेंस आ रहा है, यानी ओवरऑल जो 100 में से 36% जो आ रहा है वो हाई स्किल्ड वाली जॉब से आ रहा है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं इंडियंस अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, बाकी दूसरा डेस्टिनेशन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़, ये ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हम इतना तो पहुँच चुके हैं, अब ओवरऑल ये पैसा कंट्रीब्यूट तो इकॉनमी में हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ और तरीके हम अपना सकते हैं जिससे ये रेमिटेंस का इनफ्लो और ज़्यादा बढ़ा सकें और ज़्यादा रेमिटेंस इंक्रीज हो। उसके लिए क्या कर सकते हैं? नंबर 1 स्टेप यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जैसे आज हम लोग पूरी तरह से यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है छोटे मोटे पेमेंट्स कर रहे हैं सब आप ऑनलाइन, यहाँ पर स्कैन करके ये सब कर पा रहे हो। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? यूपीआई की वजह से हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो यूपीआई है दोस्तों, इसको यहाँ पे इस रेमिटेंस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर में लाना होगा। यानी अगर किसी को कुछ भेजना है तो वो रेमिटेंस आराम से भेज सके इस यूपीआई के माध्यम से, ताकि आराम से वो सेंड होगा और एकदम से तुरंत ही यहाँ पे वो रिसीव हो पाएगा। इससे क्या होगा, जो एक पूरा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि आज अगर बाहर से किसी को पैसा भेजना होता है तो उसके लिए एक बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। तो अगर यूपीआई को हम इनेबल कर पाते हैं उस देश के साथ में मिलकर, है ना, अग्रीमेंट्स करके, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये काम ऑलरेडी हम कर रहे हैं। जनवरी 2023 में जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने अलग अलग 10 देशों में रहने वाले जो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उनको यूपीआई यूज़ करने की पावर दी। ठीक है, वो आप यहाँ पे यूपीआई यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल नंबर से। और वो 10 देश कौन कौन से हैं? सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड देन यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके के ऑप्शंस और हमें लाने होंगे। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के समय पर बढ़ रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, इसकी वजह से जो रिस्क इंक्रीज हो रहे हैं, उन रिस्क को भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट करना हमें ज़रूरी है। ये कदम भी यहाँ पर उठाना ज़रूरी है। कई बार बीच में बहुत सारे फ्रॉड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो उन पोटेंशियल फ्रॉड्स को यहाँ पे डिटेक्ट करना होगा और इस प्रकार की हरकतों को रोकना होगा, और सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना होगा, जिससे सारी इलीगल एक्टिविटीज़ रुक सकें और आराम से यहाँ पर जो ये ट्रांजैक्शंस है वो किए जा सके रेमिटेंस के। फिर उसके बाद में एक और चीज़ बताई गई है, वो यह है कि हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ में अपने इन रेमिटेंसेस को इंटीग्रेट कर देना होगा, मिला देना होगा, जिससे अगेन रेमिटेंस का जो ट्रांजैक्शन है वो ईजी हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा। कैसे? तो इंडिया क्या कर सकता है, जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कई सारे आ चुके हैं, एप्लीकेशंस आ चुके हैं, आपको घर पर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उसके साथ में इंडिया को कोलैबोरेट करना होगा, ताकि जो ये रेमिटेंस वाली सर्विस है ये डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म्स में एंटर कर दिया जाए।
है ना, डायरेक्टली यहाँ पर रेमिटेंस की सर्विस इस प्लेटफॉर्म में आ जाए, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो रेसिपिएंट्स होगा, जिसको यहाँ पर ये रेमिटेंस रिसीव करना है ना, वो यहाँ पर इस वाले पैसे को ऑनलाइन परचेज के लिए इस्तेमाल कर पाएगा, बिल पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर पाएगा, तुरंत डायरेक्टली यहाँ पर ये सारे काम कर पाएगा बिना किसी लेंदी प्रोसेस के। तो इससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी, रेमिटेंस और ज़्यादा बेहतर तरीके से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। बस इतना सा ये चीज़ है जिसको ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में स्पेशली वनडे एग्जामिनेशंस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ये आर्टिकल देखा, इस आर्टिकल के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है। ये सभी बैकग्राउंड डेटा ऐसे आपको हर एक न्यूज़ आर्टिकल में दिया जाएगा। वो प्रॉपर नोट्स, आपको लिखने विखने की ज़रूरत नहीं है, घंटे भर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा आपको एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में दिया जाता है, जिसका आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। ये पीडीएफ आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, ठीक है। तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। प्लस इस ग्रुप में सारा कंटेंट आपका सिक्योर होता है, क्योंकि अभी आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करोगे, स्टोर करना शुरू करोगे, उसके स्टोरेज का इशू आएगा, सीक्वेंस वाइज में मैनेज करना, कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेंगी। तो उन सब का सोल्यूशन इस ग्रुप को ज्वाइन करना। यहाँ पर सारे पीडीएफ डेट वाइज पड़े हुए हैं, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है दोस्तों, वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को इतने अमाउंट में ग्रुप ज्वाइन करके रख सकते हैं। बाकी ज्वाइन करने का मन बनाया है तो उसके लिए करना क्या होगा, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज कर दोगे, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। और दोस्तों, पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेमो वीडियो का लिंक भी आपको मिलेगा। आप पूरे उस डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे हो सकते हैं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस ग्रुप को यूटिलाइज कर सकता हूँ। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप अचीव करवा सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आज का न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, कई सारे फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी रेलिवेंट है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना, पूरा न्यूज़पेपर कवर करना ज़रूरी है आज। तो आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। तो इजराइल और साथ ही साथ में हमास, इनके बीच का जो युद्ध है लगातार एस्केलेट होता चला गया। 7 अक्टूबर के बाद कई सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की जान जा चुकी है गाज़ा पट्टी में, और बहुत सारे लोगों की जान इजराइल में भी गई है। तो दोनों ही तरफ से अगर दोस्तों हम देखते हैं, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी हाल ही में यहाँ पर हमास ने बोला है कि भैया इसके ऊपर सीज फायर को लेकर हम एक्सेप्टेंस करने वाले हैं। यानी अगर सीज फायर का प्रपोजल रखा जाए, जो कि रखा गया था इजिप्ट के थ्रू, कि भैया अब जो गोलियां वगैरह हैं इसको बंद कर दो थोड़े समय के लिए और शांति बना के रखो, क्योंकि कई लोगों की जान जा रही है इन आपस में, ये जो इधर से गवर्नमेंट उधर से हमास है, इनके युद्ध के बीच में। जिसको लेकर हमास ने बोला ठीक है, यहाँ पे हम ये सीज फायर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन इजराइल दोस्तों यहाँ पे अभी तक अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है। इजराइल का कहना यह है कि जब तक हम हमास को ख़त्म नहीं कर देते तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, ताकि फ्यूचर में जैसे 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था वैसा कभी ना कर पाए। अब हुआ क्या दोस्तों, पूरे गाज़ा पट्टी पर तो डिस्ट्रक्शन कर ही चुका है इजराइल। ये गाज़ा पट्टी है, पूरा गाज़ा पट्टी यहाँ पे आज के समय पर बर्बाद हो चुका है, ख़त्म सा हो चुका है। थोड़ा सा पोर्शन बचा है यहाँ पर नीचे वाला, जो कि रफाह नाम की जगह है, आपको पता होगा यहीं पर रफा क्रॉसिंग है, जिसके माध्यम से लोग इजिप्ट में जा सकते हैं। और अभी के समय पर इस गाज़ा पट्टी के जो ज़्यादातर लोग हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो इसी वाले पोर्शन में रह रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने पहले ऊपर वाला पोर्शन खाली करवाया था ताकि हमास के जो टनल्स वगैरह हैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब इजराइल का कहना यह है कि हमास थोड़ा सा बचा हुआ है और वो रफा वाले रीजन में बचा हुआ है, और अब हम रफा में बॉम्बार्डिंग करेंगे। लेकिन रफा में बॉम्बार्डिंग करना दोस्तों बहुत ज़्यादा कह सकते हो डिज़ास्ट्रस हो सकता है। क्यों, आज के समय पर ज़्यादातर लोग जो गाज़ा पट्टी में है वो उसी रफा वाले रीजन में है। जब ये पता चला, इजराइल बोल रहा है कि यहाँ पे एक बड़ा स्टेप हम लेने वाले हैं, तो इसकी बेसिस पर जो यूएस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इन्होंने भी वेडनेसडे में ये बोला कि अगर इजराइल रफा के ऊपर अटैक करता है तो हम यहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में नहीं हैं, और ना ही हम यहाँ पर कोई भी जो ऑफेंसिव वेपन है वो इजराइल को सप्लाई करने वाले हैं।
अभी तक तो खूब हथियार इन्होंने सप्लाई करे, पूरे साल से लगातार वेपन सप्लाई कर रहे हैं ये इजराइल को। अब यहाँ पर जो बाइडेन का कहना यह है कि उस वाले रीजन में 1 मिलियन से ज़्यादा जो सिविलियंस है वो रह रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये कंसर्निंग सिचुएशन है जहाँ पर ये इजराइल अपनी सोच रख रहा है। तो इजराइल को हम यहाँ पर कोई भी डिफेंसिव आर्म, कोई भी वेपन्स नहीं देने वाले। इवन यहाँ पर एक पूरा जहाज़ भर के ये वेपन्स, ये बॉम्ब्स जाने वाले थे, बट उसके ऊपर अभी के लिए रोक लगा दी है। जो बाइडेन ने यहाँ पर बोला है कि पिछले सप्ताह एक जो जहाज़ जाना था हैवी बॉम्ब से भरा हुआ इजराइल में, उसको अभी के लिए रोक दिया गया है। और जो जहाज़ जाना था दोस्तों, उसके अंदर में 1800 से लेकर कह सकते हो कि बहुत सारे, मतलब 900 किलोग्राम बॉम्ब्स हैं। उसके अलावा 225 किलोग्राम वाले वो बॉम्ब्स आपको देखने को मिलेंगे, 1700 है ना, 1800 900 किलोग्राम वाले, मतलब बहुत हैवी बॉम्ब्स, हज़ारों बॉम्ब्स यहाँ पर जा रहे थे। बट आज के समय पर वो उसके ऊपर रोक लगाई है। इनका कहना यह है कि वो जो एरिया है वो आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो अगर वहाँ पे अटैक होता है बहुत सिविलियंस की जान जाएगी, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जा भी चुकी है। तो इस बेसिस पर हम सपोर्ट नहीं करने वाले इस रफाह वाले डिसीजन को लेकर। क्लियर हो गया? अब ये तो आपका पूरा न्यूज़ आर्टिकल समझा रहा है कि हाँ अखबार में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या सिचुएशन चल रही है। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर कुछ लोकेशंस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने लगातार रफाह की बात की है, तो गाज़ा पट्टी में दोस्तों ये रफाह वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर एक रफाह क्रॉसिंग है। ये रफाह क्रॉसिंग, वैसे मैं आपको बताऊं, गाज़ा पट्टी में जो रह रहे लोग हैं इनके पास में बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। 2 तो रास्ते केवल इजराइल में ही जाते हैं, तो बचा केवल एक रास्ता, वो है रफाह क्रॉसिंग। अगर इनको कहीं पर जाना है तो ये रफाह क्रॉसिंग से इजिप्ट जाएंगे, इजिप्ट से सीधा निकल सकते हैं कहीं पर। नहीं तो फिर एक रास्ता है यहाँ पर आप देख पाओगे, केरम शालोम क्रॉसिंग, लेकिन ये सीधा इजराइल में एंटर करता है। देन एक और क्रॉसिंग है एरेस क्रॉसिंग, अगेन ये भी इजराइल में ही एंटर करता है। अब ये जो गाज़ा पट्टी, ये छोटा सा आपको रीजन दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे मेडिटेरेनियन सी के जस्ट बगल में आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। 2 मिलियन के आसपास लोग आज के समय पर यहाँ पर रहते हैं। उसके अलावा इस पर्टिकुलर रीजन को ओपन एयर प्रिजन का टर्म भी दिया गया है, यानी कि एक खुला सा जेल है। इतनी ज़्यादा भरी आबादी यहाँ पर देखने को मिलेगी, 2 लाख के आसपास की, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, 2 लाख नहीं 20 लाख के आसपास की आबादी यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अगर आप देखते हो दोस्तों, तो गाज़ा पट्टी के आसपास कौन कौन से एरियाज़ हैं। केवल 2 देशों के साथ में गाज़ा पट्टी बॉर्डर्स को शेयर करती है, एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ इजिप्ट है, बस। ठीक है, अब गाज़ा पट्टी के बारे में तो हमने बात कर लिया है। गाज़ा पट्टी का अगर आप पूरा साइज़ देखोगे तो ऐसे तो यहाँ पर ये 41 किलोमीटर लंबी है और ऐसे इसकी चौड़ाई जो है केवल वो 10 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन आज के समय पर बहुत बम्बार्डिंग्स हुई हैं। यहीं पर रफा क्रॉसिंग है। ये रफा क्रॉसिंग कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों इजिप्ट के हाथ में है इसकी सारी कंट्रोलिंग पावर्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना। दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के अखबार में पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है। इसको अगेन आप इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक कर सकते हैं। हम आज इंडिया अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा अफगानिस्तान भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट्स हुए अफगानिस्तान में, उसकी वजह से इन रिलेशंस के अंदर में काफ़ी सारे दरारें आपको देखने को मिलेंगी। दरारें क्या मतलब, रिलेशंस हैं कमज़ोर आज के समय पर। तो हुआ यहाँ पर यह है कि जो अफगान डिप्लोमेट हैं, अफगान डिप्लोमेट ने यहाँ पर एक चेतावनी दी है कि जो तालिबान है वो लगातार अपने नॉमिनीज़ को इंडिया में इंस्टॉल करना चाहता है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तालिबान यहाँ पर चाहता है कि अपने रिलेशंस बना के रखे इंडिया के साथ में, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि तालिबान ये आया है 2020-21 में। ठीक है, इससे पहले भी हुआ करता था 2001 तक, लेकिन फिर 2001 में यूएसए एंटर कर गया था अफगानिस्तान में, वही 9/11 अटैक की वजह से, ध्यान होगा। तो यूएसए जब एंटर किया अफगानिस्तान में, तो यूएसए ने तालिबान को ख़त्म सा कर दिया था। वहाँ पे सरकार बनाई थी, प्रॉपर सरकार चल रही थी इतने सालों से, 20 सालों से। और सरकार चलते चलते दोस्तों जब यहाँ पर यूएसए को लगा अब हमारी बस की बात नहीं है, वो निकल गए। जैसे उनकी फोर्सेस निकली, तालिबान ने फिर से यहाँ पर पूरे अफगानिस्तान के ऊपर में कब्जा कर लिया। और आज के समय पर जो प्रॉपर सरकार चलती थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती थी, वो ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पर तालिबान फिर से रूल कर रहा है। सब कुछ तालिबान के हाथ में है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि इंडिया ने तालिबान को एज अ गवर्नमेंट के तौर पर कोई रिकग्निशन नहीं दिया है। अभी आपको पता होगा बड़े सारे बवाल हुए, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हुए अफगानिस्तान के अंदर में, भूकंप वगैरह भी आए थे। तो जब जब हमने सपोर्ट दिया ना,
तो बेसिकली यहाँ पर हमने कोई भी तालिबान को एज अ गवर्नमेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो आज के समय पर फोकस किया जा रहा है तालिबान का कि इन रिलेशंस को एस्टेब्लिश करें, क्योंकि तालिबान ये जो पूरा ग्रुप है ना, कई सारी कंट्रीज यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, अभी भी देश में दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो तालिबान को एज अ गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। तो ये वही चाहते हैं कि अपने आप की एक पहचान देना, यूनाइटेड नेशन के अंदर में तालिबान को एक रिकग्निशन मिलना, ये भी यहाँ पर इनका एक मकसद आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही हैं। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को साइड करें, क्योंकि इस आर्टिकल में से कोई भी ऐसी रेलिवेंट चीज़ नहीं है जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके दोस्तों। अगर कुछ पढ़ना है आपने जो एग्जाम में वाकई में हेल्प करेगा, वो आपके होगा इंडिया के जो रिलेशन है अफगानिस्तान में, वो ये आप देख पाओगे। यहाँ पर उस समय पर सरकार हुआ करती थी अफगानिस्तान, बट आज के समय पर सारी सरकार वगैरह सब खत्म है, तालिबान का रूल है, आपको पता होगा। और भारत और अफगानिस्तान के लोकेशंस अगर हम देखें, बिल्कुल सटा हुआ एक देश आपको देखने को मिलेगा। ये इंडिया है, इंडिया के जस्ट बगल में पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भी हमारे साथ में एक बाउंड्री शेयर करता है ऊपर छोटी सी, ये आपको दिख रहा होगा। तो भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है दोस्तों, ये ऐतिहासिक, कल्चर के तौर पर और इकोनॉमिक टाइज पर अगर आप देखोगे तो कई सालों से, सौ सालों से काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ आपको नजर आएंगी। इन दोनों देशों के जो रिलेशनशिप हैं वो बदले थे 9/11 अटैक के बाद। आपको पता ना अमेरिका में जो 9/11 अटैक हुआ था ओसामा बिन लादेन की वजह से। तो अमेरिका यहाँ पर क्या हुआ कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के पीछे पड़ गया कि अमेरिका को ओसामा बिन लादेन चाहिए था हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो ढूंढते ढूंढते दोस्तों अफगानिस्तान की साइड से अटैक हुआ था, तो अफगानिस्तान में घुस गए अमेरिका वाले, बहुत ज़्यादा अटैक किया, तालिबान को हटाने की यहाँ पर पूरी कोशिश की और हटाया भी, और पानी की तरह पैसा बहाया दोस्तों यहाँ पर इतने 20 सालों में। बहुत सारा पैसा लगा यूएसए का, सरकार बनाई, लोगों को ट्रेन किया, सरकार चलाई वहाँ पर, लेकिन 20 साल बाद जब उनको लगा कि भाई अब बस की बात नहीं है, वो निकल गए। जैसे निकले तालिबान ने वापस यहाँ पर कैप्चर कर लिया पूरा अफगानिस्तान। ठीक है, तो 9/11 जो अटैक हुआ था उसके बाद वहाँ पे जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई दोस्तों, उसके बाद इंडिया का रोल जो है काफ़ी बड़ा अफगानिस्तान में। वहाँ की सरकार के रिलेशंस ये देख पाओगे, उस समय पर ये गवर्नमेंट हुआ करती है अशरफ गनी की, तो उनके साथ में संबंध भारत के काफ़ी अच्छे थे। और हमने कई सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में वो कंस्ट्रक्ट किए, कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए थे पहले, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। फिर इनके पॉलिटिकल रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। अफगानिस्तान कह सकते हो कि मतलब डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया तरीके से गवर्नमेंट के तौर पर चल रहा था। लेकिन जब तालिबान आया तो इंडिया ने आज तक तालिबान को कोई रिकग्निशन नहीं दिया। हाँ, हालांकि थोड़े से डिप्लोमेटिक जो प्रेजेंस है वो अपने रीएस्टेब्लिश किए काबुल में, है ना, वापस से यहाँ पर हम पहुँचे काबुल में, वापस से यहाँ पर अपने रिलेशंस मेंटेन करें। काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिलेशंस को अब बातचीत की जा रही है, डेवलप किया जा रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो जो गवर्नमेंट को रिकग्निशन दिया जाता है वैसा कुछ भी अभी नहीं है। फिर बात आती है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की, तो नो डाउट दोस्तों इंडिया इसमें सबसे आगे है। चाहे कुछ भी हो, कैसा भी दोष हो, कैसे भी यहाँ पर उसने हमारे साथ किया हो, हमने हमेशा मदद की है। टर्की का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अर्थक्वेक आया लेकिन हमने यहाँ पर फिर भी सपोर्ट किया, जबकि टर्की क्या कर रहा था, कश्मीर के मुद्दे पर लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात आती है तो इंडिया सबसे आगे है। ऐसे ही यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में हुआ दोस्तों। अफगानिस्तान में कई सारे बवाल आए, कोविड की वैक्सीन देनी थी तो उस समय पर इंडिया ने हेल्प की, विंटर्स के समय पर क्लॉथिंग्स प्रोवाइड करवाए, अभी डिजास्टर आया था, अर्थक्वेक आया था तो उस समय पर सपोर्ट किया। तो लगभग इंडिया ने 40,000 टन जो मेट्रिक टन ऑफ वीट है वो प्रोवाइड करवाया, 60 टन मेडिसिन प्रोवाइड करवाई, 5 लाख कोविड वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड करवाए, विंटर क्लॉथिंग प्रोवाइड करवाई, 28 टन डिजास्टर रिलीफ यहाँ पर दिया। इंडिया यहाँ पर लगभग कह सकते हो 2,260 जो अफगान के स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवा रहा है, और पिछले 2 सालों में 300 गर्ल्स को भी यहाँ पर ये स्कॉलरशिप दी गई है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हुई। और दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो दोस्तों अफगानिस्तान भारत के लिए ज़रूरी भी, हम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। कहोगे क्यों? रीज़न ये है भाई, हमने भी बहुत पैसा खर्च किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने वहाँ पे खर्च किए हैं। 3.1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसा तो खर्च कर दिया गया है नवंबर 2001 के बाद, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने लगाए हैं अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 400 इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आज के समय पर अफगानिस्तान के 34 राज्यों में लगे हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और भारत के रिलेशंस को डेवलप करते हैं, मजबूत करते हैं। और इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो सबसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल पहला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जरंज वाला,
218 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट है, एक रेलवे लाइन है जरंज टू देलाराम, ये इंडिया ने बना कर दी है। देन उसके बाद में सेकंड अगर आप देखोगे तो 220 केवी डीसी ट्रांसमिशन लाइन, ये इंडिया ने बनाकर दी है। देन थर्ड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हेरात प्रोविंस के अंदर सलमा डैम पावर प्रोजेक्ट भारत ने लगाया है। देन उसके बाद में चौथा अगर आप देखोगे तो अफगान पार्लियामेंट, अफगानिस्तान का इवन पार्लियामेंट जो है दोस्तों, उसके अलावा इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हबीबा स्कूल, ये सारी चीज़ें इंडिया ने डेवलप की हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कई सारे और भी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाए गए हैं। तो 2002 से लेकर 2021 के बीच में भारत ने $4 बिलियन से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स को स्टेब्लिश करने में। तो वो पैसा ऐसे भी नहीं जाने दे सकते ना। तो इस बेसिस पर भी अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के ज़रिए दोस्तों हम ऊपर सेंट्रल एशिया में जा पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक आध फोटो दिखाऊं तो ये आपको नज़र आएगा, ये इंडिया है, इधर यहाँ पर आप देख पाओगे तो ये पाकिस्तान हो गया, या अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। ऊपर अगर आप देखोगे तो दोस्तों वो सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, है ना, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। और वहाँ पे पहुँचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? बीच में पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान के साथ में संबंध अच्छे हैं नहीं, ऊपर से जा नहीं सकते, इधर चाइना है। तो हम लोगों को एक रास्ता मिलता है ऊपर जाने का, वो है कौन सा वाला? अफगानिस्तान वाला। होता यह है कि अब हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया ने ईरान में, ये जो कंट्री आपको दिख रही है साइड में, ये ईरान है दोस्तों, ईरान में अपना एक पोर्ट बनाया है, बंदरगाह बनाया है, चाहबार पोर्ट। तो इस पोर्ट के ज़रिए हम यहाँ पर एक रेलवे लाइन बना देंगे और इस रेलवे लाइन के ज़रिए सीधा अफगानिस्तान जाएंगे और अफगानिस्तान से ऊपर हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ऊपर नॉर्थ वर्ल्ड में एक कनेक्टिविटी मिल जाती है दोस्तों, और वो कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के थ्रू ही मिलेगी। तो इस बेसिस पे भी अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस है। समझ गए ये बात? अब अफगानिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन भी बहुत रेलिवेंट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ऊपर सेंट्रल एशिया में अगर हमें ज्वाइंट होना है तो उसके लिए अफगानिस्तान हमारे लिए आज के समय पर इंपॉर्टेंट है। प्लस टेररिज्म से लड़ने के लिए भी अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान आज भी दोस्तों आतंकवादियों का एक हॉटबेड बना हुआ है। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स यहीं से, इसी टेरिटरी से ऑपरेट करते हैं और इंडिया का डायरेक्ट इंटरेस्ट आज के समय पर अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान एक रेलिवेंट कंट्री बन चुका है भारत के लिए। तो हम नहीं चाहते अफगानिस्तान एक ऐसा देश बने जो कहीं ना कहीं टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बन जाए, यहां पर आतंकवाद पनपता रहे, बढ़ता रहे। क्योंकि कल यहां पर है, दूसरे दिन इंडिया में भी यहां पर इसका खतरा बढ़ेगा क्योंकि वो हमारा जस्ट पड़ोसी देश है। तो उसके लिए भी यहां पर हमें अपना एक कह सकते हो कि कदम वहां पे बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात हो गई इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में। आई होप क्लियर हो गया। चलिए एक और आर्टिकल पर आते हैं। आज के अखबार में पेज नंबर 4 पर वही सेम पेज और एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आपको पता है अवार्ड्स वगैरह को लेकर भी कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो आते हैं उनको लेकर वनडे एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर पद्म अवार्ड्स के बारे में। तो ये पद्म अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पर आप देख पाओगे जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये पद्म अवार्ड से सम्मानित कर रही हैं कुछ लोगों को। अब उन अवार्ड्स में यहाँ पर देख पाओगे विजयंती माला हैं, चिरंजीवी हैं, देन उसके बाद में होरमुज़ जी हैं। इनको यहाँ पे पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ को पद्म अवार्ड्स, क्योंकि देखो दोस्तों पद्म अवार्ड्स में भी इनके अलग अलग टाइप्स हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो पद्म भूषण कुछ को दिया गया है, पद्म विभूषण से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, वो यहाँ पर बताया गया। तो कितने कितने लोग हैं यहाँ पर, ये नाम दिए गए हैं। इनको याद रखने की ज़रूरत इतनी है नहीं आपको एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे पद्म अवार्ड्स के बैकग्राउंड डेटा से बहुत सारे क्वेश्चन बन पाएंगे और इवन बन चुके भी हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या और कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों जो ये पद्म अवार्ड्स की जब बात होती है तो इनको हर साल अनाउंस कर देते हैं 26 जनवरी पर, अपने रिपब्लिक डे पर। ये जो अवार्ड्स हैं इनको 1954 में बनाया गया था। एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, जिसको सम्मानित किया जाता है यहाँ पर। अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, नहीं अवार्ड क्यों दिया जाता है। भाई कोई पर्सन है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन चुका है, उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में यहाँ पर बढ़िया काम किया है, उनका एक बहुत खतरनाक अचीवमेंट है उसमें जो किसी का नहीं है, पब्लिक सर्विस में यहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। उस बेसिस पर दोस्तों यहाँ पर उनको सम्मानित किया जाता है इस पद्म अवार्ड से, जिसमें 3 प्रकार आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। ये जो पद्म अवार्ड से एग्जैक्ट लाएगा 1954 में, ताकि इंडिया में कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है
बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है, उनको यहाँ पर इन अवार्ड से सम्मानित किया जा सके। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये जो पद्म अवार्ड्स हैं इनको 2 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया था, ये नहीं दिया जा रहा था 1977 में, ठीक है। उसके अलावा इसको बाद में फिर से सस्पेंड किया गया 1992 में, जब 2 PLIL फाइल की गई थी हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया में। तो मतलब ये सस्पेंड भी हो चुका है कई बार, ध्यान रखिएगा, 2 बार यहाँ पर सस्पेंड हो चुका है। फिर बात आती है कैटेगरीज की, तो कैटेगरीज में आपको बता चुका हूँ, पद्म विभूषण जिसने एक्सेप्शनल काम किया है, पद्म भूषण अगेन, देन पद्मश्री, ये 3 अवार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इनकी हायरार्की अगर आप देखते हो तो इसमें से सबसे अव्वल नंबर का है पद्म विभूषण, ये एक हाईएस्ट अवार्ड है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर पद्म भूषण, देन उसके बाद में पद्मश्री, ठीक है। नाम ध्यान रखिएगा, इनका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन यह है कि कोई इंसान कौन सी फील्ड में काम कर रहा है एक्सेप्शनल, जिसकी वजह से अवार्ड मिल रहा है। तो दोस्तों ये अवार्ड अलग अलग फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ में दिए जाते हैं। कोई आर्ट वर्क है, सोशल वर्क है, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट, सिविल सर्विस एटसेट्रा। इन सब सेक्शंस में किसी भी पर्सनैलिटी का एक एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उस बेसिस पर यहाँ पर उनको अवार्ड दिया जा रहा है। सवाल यह है इसके लिए क्या कोई मतलब क्राइटेरिया वगैरह है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है। सभी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं बिना किसी रेस, ऑक्यूपेशन, सेक्स या किसी भी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन के। तो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर व्यक्ति यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल है, बट उसके लिए यहाँ पर उसको कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा। अब सवाल यह है कि इनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है कि भाई हाँ इनको ये अवार्ड मिलेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें हमें एक कमेटी बनानी होती है, नाम है पद्म अवार्ड्स कमेटी। अब ये जो कमेटी है दोस्तों यही रिकमेंडेशन देती है, ठीक है। अब ये रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया जाता है प्रेसिडेंट को, फिर वो प्रेसिडेंट यहाँ पर उसको ये अवार्ड देते हैं। अभी ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी कमेटी है दोस्तों, इसको बनाता कौन है? इसको हमारे प्रधानमंत्री बनाते हैं हर साल, और प्रेसिडेंट यहाँ पर आप कह सकते हो इसको यहाँ पर अवार्ड करते हैं। यानी कि वो देखा जाएगा, सारा डेटा लाया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट लास्ट में उसको अवार्ड देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पद्म अवार्ड्स की। इनसे भी ऊपर एक अवार्ड आता है, देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। वो कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है। अब भारत रत्न अवार्ड भी दोस्तों किसी व्यक्ति को अपने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में आर्टिकल 18 के तहत भारत रत्न किसी टाइटल के तौर पर कवर नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नाम आगे लगाया जाएगा, नाम के आगे भारत रत्न अवार्ड ही लगाया जाएगा बार बार, ठीक है। तो आर्टिकल 18 के तहत यहाँ पर इसको टाइटल के तौर पर कवर नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये पद्म अवार्ड से काफ़ी ज़्यादा अलग है, ठीक है। भारत रत्न अवार्ड का भी जो रिकमेंडेशन होता है वो हमारे प्रधानमंत्री सीधा प्रेसिडेंट को देते हैं कि भैया हाँ हमको ये भारत रत्न अवार्ड इनको देना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर ईयर में ध्यान रखिएगा, एक साल में जो मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड है वो कितने दिए जा सकते हैं? मैक्सिमम 3 दिए जा सकते हैं। कई सारी जगह पर एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, ज़्यादा भी दिए जा सकते हैं, वो एक्सेप्शनल ईयर्स होते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम है दोस्तों, जो रिस्ट्रिक्टेड है वो है 3। एक साल में 3 भारत रत्न अवार्ड्स दिए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ इतना ज़्यादा डिटेल से या इतना बेसिक से पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है और 2021 में एक क्वेश्चन आया भी था। क्वेश्चन यही था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। 3 स्टेटमेंट्स आपके पास में है, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? पहला, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स ये टाइटल के तौर पर काम करते हैं अंडर द आर्टिकल 18 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गलत है भाई, नहीं, आप इसको टाइटल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, अभी मैंने बताया था इसके बारे में। दूसरा, पद्म अवार्ड्स को लाया गया था 1954 में, जो कि केवल एक बार सस्पेंड हुआ है, नहीं 2 बार सस्पेंड हो चुका है, यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था। फिर जो नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स है वो एक साल में केवल 5 दिए जाते हैं, नहीं 3 दिए जाते हैं। तो यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ऑल आर नॉट करेक्ट, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2, ठीक है। जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक है वहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। तो क्या न्यूज़ है? इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है $5 लाख टू द यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, $5 लाख हमने पैसा दिया है, कंट्रीब्यूट किया है। कौन सी बॉडी में है? यूनाइटेड नेशन की CTTF में, काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में। ये एक ऐसी बॉडी है जिसका मेन मकसद क्या है? जिसका मेन मोटिव है टेररिज्म के अगेंस्ट में लड़ाई करना।
आतंकवाद को ख़त्म करना, ठीक है, जिस बेसिस पर ये डेटा आया। अब करना क्या है पता है, ये जो न्यूज़ है ये इतनी काम की नहीं है, लेकिन इसमें जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है वो बहुत काम का है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए भी। अब क्या क्या है ये एक इस स्लाइड में सब कुछ है, इसी स्लाइड से इन सब डेटा को कवर कर सकते हैं। चलिए, तो बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों कि अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं, इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टेररिज्म से लड़ने की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के अंदर में अनाउंस किया कि भाई इंडिया ने भी बहुत सारा पैसा कंट्रीब्यूट किया, $5 लाख के आसपास कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और ये जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ये यहाँ पर बड़े बड़े प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा, जैसे वही टेररिज्म की जो फाइनेंसिंग हो रही है इससे लड़ाई में, यानी आतंकवाद से लड़ने में, प्लस जो टेररिस्ट से संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं उसको काउंटर करने भी यहाँ पर इंडिया का कंट्रीब्यूशन सपोर्ट करेगा। क्योंकि दोस्तों आज के समय पर जो आतंकवाद है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और उस आतंकवाद को, जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है बेसिकली, उसको टैकल करने में कई सारे चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियां हमको फेस करनी पड़ती है। जैसे पहला सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंज है दोस्तों, टेररिज्म की अभी भी कोई प्रॉपर एक्सेप्टेड डेफिनेशन हमारे पास में नहीं है ना, कि भाई टेररिज्म एग्जैक्टली है क्या, कोई गुड टेररिज्म, कोई बैड टेररिज्म, कोई जिस प्रकार की चीज़ें इंक्लूड कर देते हैं। तो पहली बात हमारे पास में एक क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, ये गुड बैड कुछ नहीं होता है, टेररिज्म होता है। नहीं, कई सारी कंट्रीज खेलती है ना ऐसा गेम, आपको पता होगा। फिर बात यहाँ पर यह है, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आजकल जो टेरर फंडिंग हो रही है, क्योंकि ये टेररिज्म बढ़े ही ना अगर इनको फंडिंग ना मिले, पैसा जा रहा है तभी तो बढ़ रहा है। और वो जो फंडिंग हो रही है आजकल वर्चुअल करेंसीज, यानी वही क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह से हो रही है, जिसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है जो ये बिटकॉइन वगैरह हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हर एक के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी होती है ना, वैसे क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग हो जाती है, जिसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं टेररिज्म को एड्रेस करने में, लेकिन कोई बात नहीं, कैसे भी चैलेंजेस हो, कई सारे कदम उठाए गए हैं टेररिज्म से लड़ने के लिए। अगर आप दुनिया के लेवल पर देखोगे, ग्लोबल लेवल पर भी कई सारे स्टेप्स उठाए गए हैं जो दोस्तों, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यही है टेररिज्म को काउंटर करना इंटरनेशनल लेवल पर। देन फिर एक और चीज़ है, एक और इनिशिएटिव है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। भाई ये जो FATF ग्रुप है क्या करता है? ऐसे देश जहाँ पर टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है, टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है या बढ़ावा मिल रहा है, उनको यहाँ पर टारगेट करता है, उनको ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट के अंदर में डालने का काम करता है FATF। इंडिया भी FATF का मेंबर है, मिलके काम करता है, ठीक है। फिर बात आती है इंडिया की। ये तो बात हो गई दुनिया भर क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। इंडिया के पास में कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो कि टेररिज्म को रोकने में मदद करते हैं? तो वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU के नाम से भी आप जानते हो, ये लगातार क्या करती है, जो भी टेररिज्म को फाइनेंसिंग की जाती है उसको रोकने का काम करती है, उसके खिलाफ एक्शन लेती है। प्लस जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं जहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके खिलाफ भी दोस्तों यहाँ पर वो एक्शंस लेने का काम करती है। फिर बात आती है NIA, दैट इज़ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। तो ये उसके अलावा सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं भारत के पास में जो टेररिस्ट से लड़ने में या टेररिज्म फंडिंग को काउंटर करने में हेल्प करती हैं। समझ गए? तो ये तो हो गया सिचुएशन ग्लोबल लेवल का, इंडिया का, प्लस सिचुएशन क्या है और क्या मैटर है वो आपको समझ में आया। अब बात ये आती है दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन का काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड है क्या? ज़रा इसके बारे में जान ले, UNOCT के बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो फंड है दोस्तों, इसको बनाया गया था साल 2017 में, है ना। ये जो ट्रस्ट फंड है दोस्तों, इसको एस्टेब्लिश किया गया, तैयार किया गया पूरी तरह से 2009 में बाय द सेक्रेटरी जनरल, एंड देन उसके बाद में इसको पूरी तरह से ट्रांसफर किया गया UNOCT के अंदर में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। पहले ये फंड बना, फंड पहले ही बन चुका था, इसको बाद में ट्रांसफ़र किया गया UNOCT में, और आज के समय पर ऐसा एक सेंटर भी है। और इसका मेन फंक्शन समझ ही चुके हो भाई, टेररिज्म को काउंटर करना, सिंपल सी बात है, इसमें और क्या चीज़ है, और कोई ऐसी बेसिक चीज़ है नहीं, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। देन यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, जो अफ्रीकन यूनियन है, इन्होंने यहाँ पर अभी निंदा की है इजराइल के इंकर्जन रफा के अंदर में जो हो रहा है उसकी। आपको पता ना, इजराइल, जैसे मैंने बताया, रफा क्रॉसिंग क्या है, रफा कहाँ पर है, ये आपको सब कुछ क्लियर हुआ।
इसराइल अभी क्या कोशिश कर रहा है, रफा में एंटर करने की, रफा में एक डिजास्टर क्रिएट करने की, अटैक्स करने की, बॉम्बार्डिंग करने की। तो जो पूरा अफ्रीकन यूनियन है वो साथ में खड़ा हो चुका है और उनका कहना यह है, अफ्रीकन यूनियन के जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं, जो कमीशन चीफ है मौसा फाकी मोहम्मद, उनका कहना यहाँ पर यह है कि जो रफा क्रॉसिंग है आज के समय पर बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। यहाँ तक वॉर अगर बढ़ती है तो एक बड़ा भयंकर यहाँ पर डिजास्टर क्रिएट होगा। तो इसके लिए हम इस वॉर की या इस एक्सटेंशन ऑफ दिस वॉर की निंदा करते हैं। हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम चाहेंगे मामला यहीं पर रुके। तो ये बात अफ्रीकन यूनियन बोलता है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे कोई रेलिवेंसी नहीं है, रफा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन के बारे में ज़रूर से जान लेना क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए रेलिवेंट हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में कई बार न्यूज़ में भी आ चुका है। अभी आपको पता होगा थोड़े दिनों पहले ही चर्चा में था। क्यों? क्योंकि इन अफ्रीकन यूनियन का एक समिट होता है, सम्मेलन होता है। तो अभी हाल ही में जो 37वां 37 सम्मेलन है वो यहाँ पर हुआ था। तो इस वजह से भी यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या है आखिरकार ये अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो दोस्तों अफ्रीका जो है एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें 50 से ज़्यादा देश आपको ये देखने को मिलेंगे। तो अब इन देश को एक जगह पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए। वो वैसे यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई जिसको नाम दिया गया अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन जहां पर इन सभी देशों की सरकारें मिलकर काम करती हैं, जिसमें 55 से ज़्यादा मेंबर कंट्रीज आज के साथ में प्रेजेंट हैं। तो ये आप कह सकते हो एक प्रकार का कॉन्टिनेंटल यूनियन भी है, यानी कि इस पूरे कॉन्टिनेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब दोस्तों ये जो अफ्रीकन यूनियन है इसको ऑफिशियली तौर पर लॉन्च किया गया था 2002 में। इससे पहले भी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिट। तो उसी को हटाकर उसी को रिप्लेस करके दोस्तों यहाँ पर ये अफ्रीकन यूनियन बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? एडिस अबाबा। एडिस अबाबा नाम की जो जगह है ये इथियोपिया में है। ये रहा इथियोपिया और यहीं पर एडिस अबाबा आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर इसका हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। आज के ही अखबार में पेज नंबर 4 पर प्रेजेंट है। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक, आज आईआर के बहुत टॉपिक है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनका स्टेटमेंट है, इंडिया टाइज विद मालदीव्स ऑफ ग्रेट वैल्यू। क्या है पूरा मैटर मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा कई जगह पर आर्टिकल हैं। जयशंकर जी ने मालदीवियन फाइनेंस मिनिस्टर को, मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर को एक मास्टर क्लास दी है। हुआ यह है कि मालदीव्स और भारत के संबंध पिछले साल से लगातार खराब होते हुए चले गए, अपने लोएस्ट लेवल पर हैं आज के समय पर। मालदीव्स में जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, उनका झुकाव चाइना की साइड भी आपको देखने को मिलेगा। चाइना का इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी हाल ही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, पता होगा। मुइज़ू जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स ने यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की इंसल्ट भी की थी, कुछ स्टेटमेंट देके पपेट ऑफ इजराइल वगैरह करके, पता होगा। सब कुछ आपको बताया गया है। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि लोगों ने यहाँ पर दोस्तों मालदीव्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। और मालदीव्स की जो प्रॉपर इकोनॉमी है उनकी, वो किस पे डिपेंडेंट है? टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। ये बहुत सारा पैसा, इनकी जो अधिकतर पैसा है, इनकी जो मेन जो कह सकते हो सोर्स है इनके इकोनॉमी का, वो टूरिज्म है। यानी दुनिया भर से लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, घूमने जाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे। और दुनिया भर से जो लोग जाते हैं उसमें इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। भारत से कई सारे लोग हर साल जाते थे घूमने के लिए, वैकेशंस के लिए, वहाँ पे जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे। तो वो पैसा जब खर्च होगा तो उनकी इकोनॉमी में ही तो कंट्रीब्यूट होगा, तो उनकी अर्थव्यवस्था को पुश मिल रहा था। लेकिन दोस्तों एक भारी इम्पैक्ट पड़ा है पिछले कुछ समय पर मालदीव्स के टूरिज्म पर, क्योंकि इंडियंस ने जाना कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। उसके बेसिस पर हाल ही में आपको पता होगा मालदीव्स का स्टेटमेंट भी था, प्लीज़ कम टू मालदीव्स। ठीक है, इस प्रकार का स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोगों को वो बुला रहे थे ज़बरदस्ती कि भैया यहाँ पर ये टूरिज्म जो है इसको बढ़ावा मिले, समझ गए। तो अभी क्या है सिचुएशन को, या इनके जो रिलेशंस है, संबंध हैं, अब मालदीव्स चाहता है थोड़े बहुत नॉर्मल हो जाए। उन्हें दिख रहा है कि इसमें हमारा घाटा है, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर दोस्तों, वो आज के समय पर इंडिया के विजिट पर आए हुए हैं, जिनका नाम है मूसा जमीर। फोटो आपको बराबर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये आए, काफ़ी डिस्कशंस किए और ये चाहते हैं जो रिलेशंस है वो थोड़े से इस्टेब्लिश हो जाएं, वापस से मेंटेन हो जाएं। जिस टॉपिक पर एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, देखो आज के समय पर जो दुनिया है वो कई सारी समस्याओं से गुजर रही है।
जैसे हमने देखा, कोरोना देखा, नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज हो रही हैं, दुनिया भर की इकॉनमी डाउन है ना। तो यहाँ पर पार्टनरशिप होना आपस में पड़ोसी देशों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मालदीव्स इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मालदीव्स के लिए भारत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों के लिए ये रिलेशंस मेंटेन करना ज़रूरी है। इस प्रकार के कई सारे स्टेटमेंट्स आपने यहाँ पर देखे होंगे, समझ गए। तो इनके जो रिलेशंस है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट हैं, वो रहने चाहिए। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं। अब ये तो हो गया आपका आर्टिकल। अब बहुत दिन हो गए दोस्तों, हमने इंडिया मालदीव्स के जो संबंध है वो पढ़े नहीं है। आज ज़रा फटाफट रिवाइज करते हैं क्या क्या सिचुएशन है, बेसिक डेटा, क्योंकि आपने देखा है बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स कवर हो गए, एक हद हो चुकी है आर्टिकल्स की। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलें, तो रिविजन करना भी तो ज़रूरी है ना, अगर पढ़ा है तो। चलिए आइए देखते हैं भारत मालदीव्स के संबंध को। सबसे पहले दोनों देशों के सिक्योरिटी पार्टनरशिप को कवर करेंगे दोस्तों। तो दोनों देशों के बीच में इनके जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इनके बीच में कुछ अभ्यास होते हैं जिसको हम बोलते हैं जॉइंट एक्सरसाइज। उस जॉइंट एक्सरसाइज में एक होती है इक्विवेलेंट नाम का अभ्यास, एक होता है दोस्ती एकता, दोस्ती देन है एकता, देन ऑपरेशन सील्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास जो दोस्तों इन दोनों देशों की फोर्सेस के बीच में किए जाते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स की। देखोगे तो मालदीव्स में इंडिया ने कई सारे प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन रिहैबिलिटेशन सेंटर इंडिया के सपोर्ट से वहाँ पे खोला गया है, ड्रग्स के एडिक्शन को दूर करने के लिए। ठीक है, इस प्रकार के कई सारे एरियाज़ में, चाहे वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिशरीज, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर हो, यहाँ पर सभी जगह पर इंडिया का एक इन्वेस्टमेंट मालदीव्स में देखने को मिलेगा। फिर बात आती है इकोनॉमिक कॉपरेशन की। और इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने आपको बताया, मालदीव की जो इकॉनमी है वो सोलली टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। और जो ये देश है आज के समय पर, ये इंडियंस के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगस्त 2021 में एफकॉन्स, एक इंडियन कंपनी, इन्होंने मिलकर मालदीव्स के साथ में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइन किया, जो कि यहाँ पर मेन टारगेट है, जिसका नाम है वो है ग्रेट माल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो इंडिया यहाँ पर मालदीव्स के लिए एज अ थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था 2021 में। दोनों देशों के बीच में कई सारे प्रकार के एग्रीमेंट्स हुए, स्वैप एग्रीमेंट्स हुए, जहाँ पर मॉनेटरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया मालदीव्स को भारत ने। भारत और मालदीव्स के जो संबंध हैं, इनको सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मालदीव्स चाइना के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने लगा 2017 में। क्योंकि हम नहीं चाहते थे चाइना की तरफ मालदीव्स का झुकाव हो, क्योंकि चाइना अगर मालदीव्स में प्रेजेंट होगा तो सीधा यानी इंडियन ओशन के अंदर में उसका एक प्रेजेंस आएगा, जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन बनेगा। बट मालदीव्स ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, कुछ बातचीत की, व्यापार करने के ऊपर छूट की, व्यापार बढ़ाने का डिस्कशन किया चाइना से, जिससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जो इंडिया पैसे देकर यहाँ पर बनवा रहा है। मैंने बोला ना, फाइनेंसिंग सपोर्ट हमने प्रोवाइड करवा रखा है। फिर 2022 में नेशनल कॉलेज फॉर पॉलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट, इसका उद्घाटन भी किया था भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने मालदीव्स में। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने मालदीव्स के अंदर में लागू किया हुआ है। फिर हम बात कर रहे थे ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। तो एक बहुत बड़ा ब्रिज है जो कि यहाँ पर मालदीव्स के आइलैंड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों जो मालदीव्स है ये छोटे छोटे आइलैंड्स का बिखरा हुआ एक देश है, ऐसा नहीं केवल एक आइलैंड है। तो इन आइलैंड्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर यह प्रोजेक्ट इंडिया ने यहाँ पर बनाया, इंडिया यहाँ पर इसको फंड कर रहा है। और हमने $100 मिलियन का यहाँ पर फंड किया, लाइन ऑफ क्रेडिट $400 मिलियन का सपोर्ट मिला इंडिया से मालदीव्स को। एक बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और केवल इकलौता ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे मालदीव्स में भारत की मदद से लगाए गए हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि इन दोनों के संबंधों में कुछ खटास है। उसके पीछे का रीज़न है सबसे पहला चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो मालदीव्स के अंदर में चाइना का इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ समय पर बढ़ा। मालदीव्स आज के समय पर चाइना के इन्वेस्टमेंट के तले दबता चले जा रहा है। और चाइना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है, एयरपोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स किए हैं, वहाँ पे ब्रिजेस को बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जहाँ पे चाइना भारत को घेरने की बात करता है, जैसे यहाँ से घेरा, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया, देन मालदीव्स के अंदर में भी यहाँ पर अब पूरी तरह से कब्जा कर रहे हैं। तो इंडिया को कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक है। यानी मालदीव्स और चाइना के जो संबंध अगर ये मजबूत होंगे तो इससे जो समस्या उठेगी वो इंडिया के लिए उठेगी।
अब इंडिया के कंसर्न्स क्या हैं? भारत ने यहाँ पर चिंता दिखाई है कि चाइना का प्रेजेंस अभी मालदीव्स में बढ़ा, और उससे पहले श्रीलंका में भी इन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ाया, पाकिस्तान में प्रेजेंस ऑलरेडी है। तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। और इंडिया ने भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने भी नेकलेस ऑफ डायमंड बुन दिया, इनके चाइना के आसपास के जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, तो इंडिया का काउंटर मेजर यही है कि भाई अपने पड़ोसी देशों को यहाँ पर हम अपने साइड करें, उनके साथ में रिलेशंस को इस्टेब्लिश करके मेंटेन करके। अगर आप मालदीव्स का इतिहास देखोगे दोस्तों, तो अब जो पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, उनके टाइम पर भारत और मालदीव्स के संबंध काफ़ी मजबूत थे। ठीक है, सोली की सरकार ने यहाँ पर चाइना को ठुकराकर भारत से रिलेशंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश की थी। इन्होंने चाइना इंडिया के बीच में रिलेशंस को बैलेंस करने की भी काफ़ी कोशिश की थी। तो यही चीज़ होगी कि हम इसको थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि मालदीव्स ने एक तरफ सोचा चाइना का प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, और उसके बेसिस पर जो इन्होंने एक्शन लिए हैं पिछले कुछ समय पर, इंडिया आउट कैंपेन, इंडिया को मिलिट्री को हटाएंगे, ये सारी चीज़ें, उसका अभी बुरा ही असर पड़ा है मालदीव्स पे, जिसको अब वो वापस सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। बट सिचुएशन यही है कि आज हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चाइना का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इवन यहाँ पर टर्की के भी बहुत बड़ा सपोर्टर आपको देखने को मिलेंगे, जो मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट हैं वो। और मालदीव्स की ज्योग्राफी मैं आपको बता ही चुका हूँ, इंडियन ओशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मालदीव्स नज़र आएगा। और ऊपर यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पर नीचे मिनिकॉय है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय बीच में यहाँ पर इनके आता है 9 डिग्री चैनल, और ध्यान रखिएगा मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये कुछ डिग्री चैनल्स हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आता है 10 डिग्री चैनल हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में। ये जो आइलैंड्स है वो अलग अलग डिग्री चैनल्स के बेसिस पर डिवाइड हुए हुए हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, ये जो मिनिकॉय है ना, ये मिनिकॉय हमारे लक्षद्वीप का ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वैसे मालदीव से भारत के पास में भी अपना खुद का एक लक्षद्वीप है, जो मालदीव से भी ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो पिछले कुछ समय पर हमारा टारगेट यही है कि लक्षद्वीप के अंदर टूरिज्म बढ़ाया जाए। लोग लक्षद्वीप गए भी हैं घूमने मालदीव्स को छोड़कर, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से। नव आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लिंक कर सकते हो। हमने थोड़े दिनों पहले ये डिस्कस किया ही था, चाइना का एक नया ब्रह्मास्त्र, एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर आ चुका है जिसका नाम है फुजियान। तो आज से 8 दिन पहले हमने ये आर्टिकल कवर किया था, जहाँ पे बोला गया था कि जो चाइना है दोस्तों, वो अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर का ट्रायल स्टार्ट कर रहा है। तो 8 दिन यहाँ पर हो चुके हैं इस ट्रायल को होते होते, और इस सी ट्रायल के दौरान चाइना के एयरक्राफ्ट की जो प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हुई है वो एक्सपेक्टेड थी, सब चीज़ें प्लान अनुसार ही चला है, ऐसा यहाँ पर चाइना का कहना है। और ये एक बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ का 80,000 टन का सुपर कैरियर है, बड़ा विशाल जहाज़ जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को अपने ऊपर कैरी कर सकता है। और जैसे यहाँ पर चाइना का ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आया, ये समझ लो यूएसए के बाद ये दूसरा इस प्रकार का कोई सुपर कैरियर है पूरे दुनिया के अंदर में। यानी अभी यूएसए अभी भी टॉप पर है एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में। यूएसए के पास में अभी दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, पता होगा, जिसका नाम है जेराल्ड आर्टफोर्ड। उसके बाद चाइना के पास में भी इसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। ठीक है, जो 2 इनके पास प्रेजेंट है, एक है लियाओनिंग, ध्यान रखिएगा, ये लाया गया था 2012 में। फिर है शादोंग, 2017 में लॉन्च किया गया था। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये तीसरा है जिसके अभी 8 दिन का सी ट्रायल, समुद्री ट्रायल पूरा हो चुका है। ये जो नाम रखा गया है फुजियान दोस्तों, ये चाइना के अंदर एक कोस्टल प्रोविंस है, वहाँ का एक स्टेट है, जगह है, उसके बेसिस पर यहाँ पर यह नाम रखा गया फुजियान। ठीक है, अब उसके बाद फुजियान का जो फीचर है, जैसे मैंने आपको बताया, 80,000 टन इसका डिस्प्लेसमेंट वेट है टोटल, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो एक फ्लैट टॉप डेक देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसका नाम है EMALS, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये सिस्टम जिसको अमेरिका ने सबसे पहले डेवलप किया था। ये क्या करता है, इस जहाज़ पे से एयरक्राफ्ट को उड़ने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो जहाज़ दोस्तों उस पर एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे। अब इनको इस एयरक्राफ्ट को, मान लो फाइटर जेट को उड़ान भरनी है, तो उड़ान भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम दिया गया मैंने EMALS, मैंने बताया ना। ये एक प्रकार का कैटापुल्ट सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। कैटापुल्ट क्या होता है, कैटापुल्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, ये आप देख पाओगे जहाज़ पे जब एयरक्राफ्ट कैरियर रखा है तो उसको उतनी जगह नहीं मिलती है उड़ान भरने के लिए जितनी ज़मीन पे मिलती है।
तो इसके लिए यहाँ पर एक कैटापल्ट सिस्टम लगाया गया है इसमें, जिसमें क्या होगा, अपने फाइटर जेट का जो आगे वाला टायर है वो एक नीचे मशीन में रखा जाएगा और ये मशीन तेज़ी से यहाँ पर जाएगी, यानी कि पूरी पावर देगी, पूरी स्पीड देगी इस फाइटर जेट को अपनी उड़ान भरने के लिए, जिससे यहाँ पर ये जो फाइटर जेट है फिर वो हवा में उड़ सकेगा। ठीक है, तो ये EMLS सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो इंडिया के पास में भी मौजूद है। US ने इंडिया को प्रोवाइड करवाया था, बट इंडिया ने यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जो प्लानिंग थी इसकी, क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, लेकिन बजट के इशू की वजह से यहाँ पर नेवी ने इस पूरे प्लान को ड्रॉप कर दिया था। अभी यहाँ पे हम खुद से ये प्रकार का जो मॉडल है उसको डेवलप कर रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात हो गई चाइना के फुजियान के बारे में। तो ये था दोस्तों आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप एडिटोरियल देखोगे कोई भी काम का नहीं है, वहाँ पे आप उसको स्किप कीजिए। आज के डिस्कशन में इतना ही रेलिवेंट था, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनते हैं तो यहाँ से बन सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन ये था, नागरा, द्राविड़ा एंड वेसरा, ये तीनों चीज़ें क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये तीनों इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के मेन स्टाइल्स हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे। अच्छा एक चीज़ रुक जाओ, अगले वीडियो में नहीं, अभी एक चीज़ और रह गई है, वो यह है कि लोकेशन। आपको पता है स्टार्टिंग मैंने आपको एक लोकेशन दी है, चाड नाम का जो देश है वो मैप में आपने देखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो नए प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग वगैरह हुई है। चैड का मेन मकसद यह है कि जो यहाँ पे मिलिट्री रूल है उसको ख़त्म किया जाए। चैड एक अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, ये आपको नज़र आएगा। इसके आसपास कई सारे देश हैं, लैंडलॉक कंट्री है। आप देश में देखोगे तो इसके नॉर्थ में है लीबिया और ईस्ट में है सूडान, देन साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और उसके अलावा वेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे 2-3 कंट्रीज, जैसे नाइजर है, नाइजीरिया है, एंड देन उसके बाद में कैमरून है। ये 3 कंट्रीज इसके आसपास हैं। तो ये कुछ बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, ध्यान रखिएगा, ये ऊपर लिख दिया है। बाकी चैड की जोग्राफिकल फीचर अगर आप देखोगे तो एक सेमी डेजर्ट कंट्री है, काफ़ी सारा ऊपर यहाँ पर इसमें डेजर्ट भी है। सहारा डेजर्ट के बारे में आपने सुना होगा। चैड में एक बहुत बड़ी लेक है जिसका नाम है लेक चैड। यहाँ पर कुछ सबसे बड़ी नदी है, सबसे मेजर नदी है जिसका नाम है चारी नदी। और चैड देश में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है, वो है माउंट कोसी। ध्यान रखिएगा, एक बार SSC के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है माउंट कोसी की लोकेशन को लेकर। तो माउंट कोसी कहाँ पर है? यह है चैड के अंदर में। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।